हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें से हमारे पास टुकड़ों में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में, और 2 नंबर में भी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसमें टोटल जो है इस चैप्टर में से हमारे पास 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं टोटल हमारे पास, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का होगा। टोटल इस तरीके से हमारे पास 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से या तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या फिर हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और मोस्टली डेविशन और जर्मर प्रयोग में से आपके पास क्वेश्चन बनता है। क्लियर? क्या था डेविशन जर्मर प्रयोग, क्यों किया गया था? लास्ट क्लासेज में हमने कहा था कि डी ब्रॉगली ने ये कह दिया कि प्रत्येक जो गतिशील द्रव्य कण होता है, एवरी मूविंग पार्टिकल, उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड हमारे पास एक वेव होती है। जो पार्टिकल हमारे पास होता है उसका नेचर होता है क्वांटा नेचर। कैसा नेचर होता है? क्वांटा नेचर होता है। और अब पार्टिकल से हम क्या कर रहे हैं? वेव को एसोसिएटेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल का आपके पास कैसा भी नेचर है? वेव नेचर है। तो इस पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जो सिद्ध किया था वो डेविशन और जर्मर ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द्रव्य कण की या इलेक्ट्रॉन की जो कणीय प्रकृति हमारे पास होती है, इसकी तरंग प्रकृति को किस प्रयोग के द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था? तो किस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था? डेविशन जर्मर प्रयोग के द्वारा इस बात को सिद्ध किया था कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध क्या होती है? तरंग होती है। क्योंकि डी ब्रॉगली ने तो केवल परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध नहीं किया था, लेकिन डेविशन और जर्मर ने प्रायोगिक रूप से इस बात को सिद्ध कर दिया कि इस पार्टिकल की आपके पास वेव नेचर होती है यदि ये पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होता है। अब पार्टिकल में इसने इलेक्ट्रॉन लिया था और इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरीके से इसने डेविशन और जर्मर ने किस तरीके से प्रयोग किया था, तो इसमें हम देखते हैं। देखो, हमारे पास वेव नेचर जो होती है तरंग प्रकृति, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, TIR पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन विवर्तन। तो इन्होंने काम में लिया था विवर्तन, डिफ्रैक्शन प्रोसेस, डिफ्रैक्शन प्रोसेस इन्होंने काम में लिया था। और डिफ्रैक्शन प्रोसेस को काम में लेके इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्रैक्शन प्रोसेस को सिद्ध कर दिया। और डिफ्रैक्शन प्रोसेस जो होती है वो वेव नेचर की आपके पास फिनोमिना होती है। इस कारण से डेविशन और जर्मर ने कहा था कि इनकी आपके पास क्या होती है? वेव नेचर होती है। डेविशन और जर्मर ने इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट लिए। पहला पार्ट आपके पास था इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपके पास निकेल क्रिस्टल, और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो था आपके पास डिटेक्टर एंड आयोनाइजेशन चैम्बर। डिटेक्शन एंड आयोनाइजेशन चैम्बर। तो ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट थे डेविशन और जर्मर प्रयोग के। इलेक्ट्रॉन गन, निकेल क्रिस्टल, डिटेक्टर एंड आयोनाइजेशन चैम्बर। तो इस एक्सपेरिमेंट का मैं बता रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से इसका अरेंजमेंट था, इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इसने क्या किया? टंगस्टन का फिलामेंट लिया। ये टंगस्टन का फिलामेंट है। इस टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर वेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया, क्योंकि वेरियम ऑक्साइड से आपके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से इमिट्स हो सकते हैं। और बेरियम ऑक्साइड का लेप लगाने के बाद अपन इसको क्या करते हैं? निम्न वोल्टेज पर अपन इसको कनेक्ट करते हैं। और निम्न वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट इतने ही वोल्टेज तक अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लो पोटेंशियल पर अपन इसको रखेंगे LP, लो पोटेंशियल। यहाँ हम क्या करेंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करेंगे? डायफ्राम
प्लेट से होकर गुजारेंगे। इस तरीके से डायफ्राम प्लेट यहाँ पर अपन कनेक्ट करेंगे, एक डायफ्राम प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। डायफ्राम प्लेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जैसे अलग अलग दिशाओं में ऐसे बिखर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक सीध में इस तरीके से चलें और इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन एक सीध में चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास बीम मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की हमें क्या मिलेगा, पुंज मिलेगा। एक पुंज हमारे पास या लगातार हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे एक रेखा में बाहर निकलेंगे। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे बहुत कम डायमीटर का एक सिलेंडर लगा दूँ तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगाता हूँ। हाई पोटेंशियल जो लगाया जाता है वो लगभग 44 वोल्ट से और 68 वोल्ट के बीच में ये चेंज किया जाता है। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में ये चेंज किया जाता है। वो अपने को पता लग जाएगा इतनी ही पोटेंशियल अपन क्यों लेते हैं। हम कम भी ले सकते थे 44 से और 68 से भी ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन हमने 44 से 68 के बीच में क्यों रेंज ली वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेट करने के लिए ये हाई पोटेंशियल अपन यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू अपने पास 44 से और 68 वोल्ट के बीच में होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये पूरा सिस्टम जो हुआ, ये पूरा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। ये पूरा सिस्टम आपके पास इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये तो हो गई क्या, टंगिस्टन का फिलामेंट F, जिसे लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। इससे इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसकी फॉर्म में इमिट्स होगा, बीम की फॉर्म में इमिट्स होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे पास इमिट्स होते हैं। मैंने ब्लू कलर के पेन से इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिनोट कर रखा है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इमिट्स होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट होता है निकेल क्रिस्टल। हम इसके सामने निकेल क्रिस्टल को रखेंगे और निकेल क्रिस्टल को चलो मैं C से डिनोट कर देता हूँ कि ये मेरे पास निकेल क्रिस्टल, ये C से डिनोट कर दिया। यहाँ ये निकेल क्रिस्टल हमारे पास C लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये टक्कर करेगा तो भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर या भिन्न भिन्न डायरेक्शन के अंदर इसकी स्कैटरिंग होगी। और यहाँ पे जो निकेल क्रिस्टल हमारे पास दे रखे हैं, इन क्रिस्टलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्रिस्टलों के बीच की डिस्टेंस 2.15 एंगस्ट्रॉम है। दोबारा सुनना, जो क्रिस्टल मैंने इसमें निकेल क्रिस्टल जो हैं, इनके जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं, इन क्रिस्टल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम है। अब इलेक्ट्रॉन से जो रिलेटेड वेवलेंथ होगी वो लगभग x किरणों के बराबर होगी और x किरणों के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी साइज आ रही है, जैसे मैं इसको अगर ऑब्स्टेकल मानूँ, इसको जैसे हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना, हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा है विवर्तन, तो विवर्तन में हम कहते थे स्मॉल a साइज होती थी। ध्यान है क्या होती थी, स्मॉल a साइज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 2.15 और यहाँ पे इसकी जो साइज होती है वो तरंग दैर्घ्य के इक्विवेलेंट होती है, वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होती है। और जब वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होती है तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्रैक्शन 100% होगा। और डिफ्रैक्शन यदि हो रहा है तो ये डिफ्रैक्शन के प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या होगा, ये बीम डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर होगी। ऐसे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर होगी। अब देखो, स्कैटरिंग का मतलब आपके पास प्रकीर्णित, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये स्कैटर हो सकती है। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्कैटरिंग होने के बाद ये एंगल मैं मान के चलता हूँ, ये एंगल मेरे पास दे रखा है थीटा। क्या दे रखा है, थीटा। तो बात समझना आप कि जो क्रिस्टलों का मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, ये क्रिस्टलों का अरेंजमेंट मैंने इस तरीके से कर रखा है और इनके बीच की डिस्टेंस ये कैपिटल D, ये कैपिटल D इज इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम मेरे पास है। अब ये पहला क्रिस्टल हमारे पास सरफेस हो गई। अगर दूसरी सरफेस की बात करें तो दूसरी सरफेस इस तरीके से अरेंज होगी। ऐसे ही तीसरी सरफेस की बात करें तो ये तीसरी सरफेस होगी। ये सरफेस नंबर 1,
ये सरफेस नंबर 2, जिसे मैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकता हूँ, परावर्तक तल। क्या बोल सकते हैं? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तक तल। इन परावर्तक तलों के मध्य की जो दूरी होती है ये स्मॉल d इज इक्वल टू 0.92 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 0.92 एंगस्ट्रॉम होती है। परावर्तक तलों के मध्य की दूरी पूछे तो 0.92 एंगस्ट्रॉम, और यदि क्रिस्टलों के बीच की डिस्टेंस पूछे तो 2.15 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे रे हमारे पास आ रही है और इस तरीके से हमारे पास रे आ रही है, ठीक है। और इस तरीके से इसका स्कैटरिंग हमारे पास हो रही है या रिफ्लेक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। इस एंगल को मैं लिखता हूँ थीटा। देख लो यहाँ भी ये एंगल मैंने किससे डिनोट किया है? थीटा से। तो ये मेरे पास निकल क्रिस्टल की कहानी हो गई कि इसके प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस है 0.92 एंगस्ट्रॉम और क्रिस्टलों के बीच की डिस्टेंस है 2.15 एंगस्ट्रॉम। ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटेक्टर एंड आयोनाइजेशन चैम्बर। तो डिटेक्टर और आयोनाइजेशन चैम्बर कैसे? यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है। ये मेरे पास सर्कुलर स्केल है, ठीक है, वृत्ताकार पैमाना। और इस वृत्ताकार पैमाने पर एक आयोनाइजेशन चैम्बर या आयनीकरण कोष्ठ, आयनन कोष्ठ भी कह सकता हूं मैं, आयनन कोष्ठ को अपन अरेंज करते हैं इस सर्कुलर स्केल पर। मान के चलो ये मेरे पास आयोनाइजेशन चैम्बर दे रखा है। इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर अपन सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। ये आपके पास आयोनाइजेशन चैम्बर है, आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसे अपन बोलेंगे आयनन कोष्ठ। ठीक है। और इसके साथ क्या किया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। इस गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रोमीटर भी कह सकता हूं मैं। डिटेक्टर की फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर को, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिटेक्टर की तरह हमारे पास काम करेगा। इसे मैं इलेक्ट्रोमीटर भी कह सकता हूँ, गैल्वेनोमीटर भी कह सकता हूँ। कैसे काम करता है? ये आयनन कोष्ठ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमने गैस भरी है, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर आती है, इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर प्रवेश करती है, तो ये गैसों का आयनीकरण कर देता है। और गैसों के आयनीकरण के कारण से हमारे पास यहाँ करंट जनरेट होता है। इस करंट को अपन क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के अंदर चेक करते हैं। जैसे यदि ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा है, कम डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपके पास करंट जनरेट हो रहा है। मतलब अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन या आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है, कम डिफ्लेक्शन है तो आपके पास आयनीकरण कम हो रहा है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ? इसको ग्राउंडेड कर देता हूँ। ये ग्राउंडेड का हमारे पास सिंबल होता है। ग्राउंडेड का मतलब भू संपर्कित अपन इसको कर देते हैं। तो ये पूरा जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को अपन कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास होता है निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल। ये मेरे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, ये मेरे पास क्या हो गया? सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर, और इसको मैंने क्या कर दिया? गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया। अब काम कैसे करेगा ये चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, निकल क्रिस्टल से टकराएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर होंगे, और स्कैटरिंग होने के बाद क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ आ रही है, और एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर आ रही है। और हम क्या करेंगे? अलग अलग पोटेंशियल रखेंगे। 44 रखेंगे, 45 रखेंगे, 47 रखेंगे, 48 रखेंगे, और इस आयोनाइजेशन चैम्बर को इस सर्कुलर स्केल पर घुमाएंगे। किस पर घुमाएंगे? सर्कुलर स्केल पर हम ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे। मैं यहाँ पे देखूँगा
मेरे पास कितना डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देखूंगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखूंगा कितना डिफ्लेक्शन, यहाँ पर देखेंगे कितना डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर देखेंगे कितना डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब मैं देखता हूँ जो सबसे टॉप रिजल्ट आता है कि इसको 44 की जगह 45 किया, 46 किया, 47 किया, और ऐसे चेंज करते करते हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मैंने देखा सबसे टॉप जो रिज़ल्ट मेरे पास आता है ये तो 54 वोल्ट पे आता है, और ये थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर आता है। मैं क्या देखता हूँ कि 54 वोल्ट को जब मैं रखता हूँ और ऐसे इस आयोनाइजेशन चैम्बर को घुमाता हूँ, जैसे यहाँ से एंगल देखा अपन ने 20 डिग्री, यहाँ पर देखा 25, यहाँ पर देखा 30, यहाँ 35, 36, और जब अपन घुमा के इसको 50 डिग्री पर बैलेंस करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंटर कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस वाली कंडीशन पर 54 और 50 डिग्री के एंगल पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल रहे हैं। तो देखो, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है, और ये एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे अलग अलग वोल्टेज पे बनाओगे तो मैं ये देखता हूँ कि जब 54 वोल्ट पर अपन निकालते हैं तो इस तरीके का कर्व आता है, और ये कितने डिग्री पर आता है, 50 डिग्री पर मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉनों का, तो गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन, हमारे पास गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारे पास आता है। ठीक है, तो बेस्ट कंडीशन कौन सी हुई हमारे पास बताओ, 54 वोल्ट और 50 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये ऑब्स्टेकल की साइज हो गई डी, ये एंगल मेरे पास हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा। अब हम बात करते हैं, जब ये मेरे पास रे आ रही है, ये भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम आ रही हैं, इनका हमारे पास क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो कहीं पर जाकर ये आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस जनरेट होगा। और जब ऑब्स्टेकल की साइज़ कैपिटल डी की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कैपिटल डी साइन थीटा होगा। पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस कैपिटल डी साइन थीटा होगा, और इनका इंटरफेरेंस होने के कारण आपके पास जब मैक्सिमम जनरेट हो रहा है आपके पास क्या, आयोनाइजेशन, तो मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो रूल दिया था ये साइंटिस्ट किसने दिया था, ब्रैग ने। ये ब्रैग का नियम है, ब्रैग्स लॉ, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, ध्यान आ जाएगा आपको, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। क्लियर है ना। तो ए साइन थीटा की जगह यहाँ लिया मैंने कैपिटल डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि इन रे का एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होगा, इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो डिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन इन पे आपके पास क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस में संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण एन लैम्डा हमारे पास हो जाएगा। हम पहले विवर्तन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिफ्रैक्शन। यदि पहले विवर्तन की बात करते हैं तो कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास, या पहले विवर्तन के लिए एन इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया कैपिटल डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन की वैल्यू हो गई 1 इंटू लैम्डा। मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा, कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 2.5 एंगस्ट्रॉम, और थीटा हमारे पास गिवन है, मैंने कहा वेस्ट रिजल्ट 50 डिग्री पर आ रहा है, तो साइन 50 डिग्री, और साइन 50 की वैल्यू 0 पॉइंट हमारे पास होती है 766। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये मेरे पास वेवलेंथ आई। तो ये वेवलेंथ मैंने कौन से नेचर से निकाली है, वेव नेचर से।
क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की जो प्रोसेस होती है वो वेव नेचर की होती है। और डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होती है उसका फॉर्मूला अपन कल पढ़ चुके थे, 12.27 अपॉन रूट वी अंगस्ट्रॉम। 12.27 अपॉन रूट वी अंगस्ट्रॉम। ये कौन से नेचर से है? क्वांटा नेचर से। और क्वांटा नेचर तो इसकी होती है इलेक्ट्रॉन की। मुझे तो ये सिद्ध करना है कि इसकी क्वांटा नेचर भी होती है और इसकी वेव नेचर भी होती है। तो क्वांटा नेचर से निकालें तो लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27, वी की वैल्यू पुट करोगे 54, और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 1.67 अंगस्ट्रॉम। 1.67 अंगस्ट्रॉम। तो एक वेवलेंथ तो मेरे पास वेव नेचर से निकली 1.65 अंगस्ट्रॉम, और इस वाले नेचर से निकालते हैं तो ये मेरे पास निकल रही है 1.67 अंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। वेव नेचर से भी मेरे पास 1.65 अंगस्ट्रॉम आ रहा है और क्वांटा नेचर से भी मेरे पास 1.67 अंगस्ट्रॉम आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्वांटा नेचर तो होती है, इसके साथ साथ आपके पास कौन सी नेचर भी होती है? वेव नेचर भी। और इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किसने किया था? डेविसन और जर्मन ने इस बात को प्रूव किया था। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज पर, अगर मैं डिफरेंट वोल्टेज पर, जैसे 44 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे और 64 वोल्ट पे, यहाँ ले लेता हूँ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, तो किस कंडीशन में हमारे पास इंटेंसिटी ज़्यादा आती है? तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मेरे पास कितने डिग्री के एंगल पर आएगी? 50 डिग्री के एंगल पर हमारे पास आती है। तो इसके ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा लंबा बनता है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 50 डिग्री पर, और इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी हमारे पास मिलेगी इलेक्ट्रॉन की वो 50 डिग्री और 54 वोल्ट पर हमारे पास मिलती हैं। तो फाइनली मैं इसका निष्कर्ष निकालूं, क्या रिजल्ट हमारे पास इस डेविसन जर्मन से निकला? तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन यदि पॉसिबल है और डिफ्रैक्शन हमारे पास वेव नेचर होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसी नेचर का होता है? वेव नेचर का। इसका जो यूज़ किया जाता है डेविसन, इस इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का, हम इसकी द्वारा सबसे पहले तो क्रिस्टल के बारे में स्ट्रक्चर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला यूज़। और दूसरा इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। तो इसके दो यूजेज हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का, एक तो क्रिस्टल संरचना या अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैटर की, और दूसरा अपन इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। तो ये लेसन नंबर 13 आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जिस पर हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, देखना। इसी जो मैंने यहाँ पे कैपिटल D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा दे रखा है, अगर मान के चलो स्मॉल d की फॉर्म में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये स्मॉल d की फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखना, इधर मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा। ये मेरे पास क्रिस्टल्स, ठीक है, ये मेरे पास कैपिटल D, वैल्यू अभी बताई थी 2.15 अंगस्ट्रॉम। मैंने एक बीम ऐसे इंसिडेंट की और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल मैं लिख देता हूँ थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये एंगल मैं लिख देता हूँ फाई। अब एक चीज़ बताओ, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा? फाई। क्यों? मैं इसका नॉर्मल खींचूंगा तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा इधर, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? θ/2। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बीम और ली, और ये भी मैंने इलेक्ट्रॉन बीम ली। तो
तो हम जब एक्स्ट्रा पाथ निकालते हैं तो देखना, ये मेरे पास स्मॉल डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है स्मॉल डी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास ये वाली रे आ रही है तो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, परपेंडिकुलर, तो यदि मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये वाला एक्स्ट्रा पाथ हुआ, और ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये वाला एक्स्ट्रा पाथ हुआ। तो इसकी वैल्यू x और इसकी भी वैल्यू, इसको y लिख देता हूँ। चलो, अगर ये दोनों पता लग जाए मेरे पास, x और y की वैल्यू मेरे पास पता लग जाए, तो मैं आसानी से x प्लस y करके मैं कह दूंगा इन दोनों के बीच में ये पथांतर हो जाएगा। एक तो सीधा हमने लिखा था d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके थे। और एक्चुअली यदि मीनिंग निकालें कि इन दोनों तरंगों के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में कैसे पाथ डिफरेंस निकलेगा, तो ये हुआ एक्स्ट्रा x और ये हुआ एक्स्ट्रा y, तो टोटल पाथ डिफरेंस पथांतर x प्लस y हो गया। ठीक है, देखना थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये बोलो कितना था थीटा, ये एंगल कितना था फाई। जब ये एंगल फाई होगा तो ये एंगल भी बोलो कितना हो गया फाई। क्लियर? यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल बोलो कितना हुआ हमारे पास 90 माइनस फाई। कितना हुआ 90 माइनस फाई, और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। कितना 90। जब ये 90 माइनस फाई है तो ये वाला जो एंगल हमारे पास होगा, ये वाला एंगल मैं कह सकता हूँ ये एंगल मेरे पास होगा बोलो कितना फाई। क्यों? 90 माइनस फाई और फाई, फाई से फाई कैंसिल आउट, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो जब इस स्मॉल डी के मैं घटक निकालूंगा, इस स्मॉल डी के जब मैं घटक निकालूंगा तो ये घटक निकलेगा मेरे पास डी साइन फाई, और ऐसे ही इसके घटक निकालूंगा तो ये क्या निकलेगा मेरे पास डी साइन फाई। ठीक है, तो डी साइन फाई और डी साइन फाई टोटल कितना हो गया 2d साइन फाई। कितना निकल गया 2d साइन फाई, और 2d साइन फाई इज इक्वल टू ये पार्ट डिफरेंस हम n लैम्बडा ले सकते हैं। लेकिन फाई जो एंगल होगा ये होगा परावर्तक तल और आपतित किरण के बीच का एंगल। इनमें विशेष ध्यान रखना, फाई जो एंगल है परावर्तक तल और आपतित किरण के बीच का एंगल होगा फाई, और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास प्रकीर्णन कोण कहलाता है, स्कैटरिंग एंगल, जिसे अपन थीटा बोलेंगे। तो मैं ऐसे बोलूँ फाई प्लस थीटा प्लस फाई, फाई प्लस थीटा प्लस फाई, और ये टोटल मैं लिखूँ 180 डिग्री। फाई प्लस थीटा प्लस फाई, ये लिखूँ मैं 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू ये मेरे पास दे रखा है 50 डिग्री, क्योंकि निकाल चुके हैं थीटा 50 डिग्री, प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फाई प्लस फाई 2 फाई हो गया। 50 डिग्री को उधर लेके जाएंगे 130 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 65 डिग्री। ये न्यूमेरिकल हमारे में दे रखा है कि d की वैल्यू मैंने बताई थी परावर्तक तलों के मध्य की दूरी 0.92 एंगस्ट्रॉम, और साइन फाई की वैल्यू अब कितने डिग्री होगी 65 डिग्री। ये n लैम्बडा, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए n की वैल्यू 1, और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास 1.6, अभी मैंने मिटा दिया यहाँ पे, तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो हम इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो आपकी बुक में सॉल्यूशन इससे दे रखा है और न्यूमेरिकल इससे दे रखा है, तो दोनों को ध्यान रखोगे। एक बार टर्म क्लियर कर देता हूँ। कैपिटल डी है क्रिस्टलों के बीच की दूरी, स्मॉल डी है परावर्तक तलों के मध्य की दूरी, थीटा है स्कैटरिंग एंगल, फाई है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट बीम, और लैम्बडा हमारे पास वेवलेंथ है।
अगर नोट्स में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने इसमें बता दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। तब भी अगर कोई टर्म आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के लेसन नंबर 13 की थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।